तो ये जो आपकी हंसी है और इसको तो मेरे ख्याल में जो आपको जानते हैं और आपका जो पूरा इलाका है कि एक साहित्यकार इतनी खुल के भी हंस सकता है और 80 साल की उम्र में नाच गा सकता है और अपने साहित्य के साथ इतनी गहरी से जुड़ा रह सकता है। अनेक माध्यमों से जो आपके पाठक हैं, जो आपके सोशल मीडिया पे देखते हैं या जो आपके बारे में सुनते हैं या जो आपके बारे में जानते हैं, वो इस आपके इस व्यक्तित्व के इस पक्ष को जो बाहरी दिखता है, जिसके लिए कोई कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये जानना चाहूँगा या हमारे जो सारे लोग जानना चाहेंगे कि इसका राज क्या है? कि क्या आपके परिवेश में, आपकी बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में, जहाँ आप पले बढ़े, उसमें ऐसी क्या चीज़ थी कि जो आपको हमेशा एक चेहरे पे मुस्कान आती रहती है और अपने कैरेक्टर्स जो है उसी के अंदर ही समाते रहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बड़ा अंदर से क्रोधना पड़ेगा मेरे को अपने में। मेरा तो हंसना है या कोई बनावटी नहीं है, ये हमारे घर में ऐसा ही माहौल था। मेरे पिताजी भी उसी तरह से थे, माँ भी उसी तरह से थी, उसी माहौल से हम निकले हैं जी। हालांकि हम जो मेरे पिताजी थे वो सामान्य से व्यक्ति थे, सामान्य से व्यक्ति का हमारा रहन सहन सामान्य सा था और उसी तरह से आमदनी भी वैसी सामान्य से थी। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में कभी ये देखा नहीं है कि कल की रोटी के लिए मैं क्या करूं। तो आ जाती थी, मेहनत करते थे, आ जाती थी। शायद वही बात मेरे में भी आई है कि प्रेजेंट में जियो ठीक, मतलब एक बेफिक्रापन। हाँ, और जो है इस टाइम पे मौजूद में उसके साथ जुड़ के रहो और मुस्कुराइए क्योंकि आप गंगाराम राजी के साथ हैं। वर्तमान को भोगो अच्छी तरह से, अपना जो भूतकाल है उससे कुछ सीखो, वर्तमान में भोगो और उससे आगे भविष्य की प्लानिंग करो। और यही मेरे लिटरेचर का जो मैं लिखता हूँ उसका उद्देश्य भी यही है। उन लोगों का, उस ऐसे चरित्रों को मैं लेता हूँ समाज से, मैं यथार्थवादी हूँ। कोई कल्पना में उसको सौंदर्य जरूर देता हूँ, लेकिन वो यथार्थ के ही हिस्से में है, यथार्थ ही उसकी धरातल। मतलब जो आप अपने चरित्रों के बारे में आपके आसपास जो लोग हैं वो पहचान लेंगे कि ये जो चरित्र है पहलवान का, ये फलां है जी, ये जो रानी है ये फलां है जी। वो चरित्र सिर्फ आपकी किताब में नहीं है, वो गलियों में चलते फिरते हुए हैं और इसी तरीके से वो नावल में भी उतनी गति के साथ रहते हैं। आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, उसी तरह से रहते हैं। और उन चरित्रों में से कोई ऐसा चरित्र मैं ढूंढ लेता हूँ जो समाज के लिए एक आदर्श है। नहीं, मतलब कैसे ढूंढते हैं, यही तो एक सबसे बड़ा जो बात है कि हम किसी नए लेखक से बात करते हैं या किसी में लेखक बनने की इच्छा होती है, वो कहता है कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ पर मैं क्या लिखूँ, मुझे पता ही नहीं। ये सवाल तो हालांकि आदि कवि वाल्मीकि का भी था कि क्या लिखूँ। वो कैरेक्टर्स को कैसे ढूंढते हैं? रहते तो हम सारे समाज में सारे लोग हैं, पर वो नज़र जो है कि ये अनुपम है, ये विशेष है, ये साधारण होते हुए भी इसमें कुछ असाधारणता है, वो कैसे आप उसको चिन्हित करते हैं? जैसे आप आसपास आप देखते हुए आप उसको एनालाइज करके बोल देते हैं, यार ये आदमी बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना। आसपास से ये दोस्त अपने दोस्तों में बोलते हैं, यार वो दोस्त तो बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा, मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये जो चरित्र आप ही देखते हैं, बुरा भाई उस आदमी से बात मत करो, वो तो बहुत बुरा है, बच के रहना उससे। हाँ, बच के रहना। तो उसका मतलब ये है कि आप समाज के बीच में उनको चरित्रों को पढ़ रहे हैं ना, अच्छा और बुरा। सर आपने कहाँ पढ़ाई की थी? मैंने पहले तो गांव के स्कूल में की,
और फिर गांव का नाम भी बता दीजिए। नाम बग्गी चुनान हटगढ़। बग्गी चुनान हटगढ़ मंडी डिस्ट्रिक्ट के ही मंडी हैं। जिले का ही। मंडी ठीक। जिले के ही हैं। जी तो उसके बाद कुछ देर में कॉलेज में भी गया, जी क्योंकि आगे कॉलेज में शिक्षा नहीं ले पाया मैं, इसलिए क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे को। मैं नौकरी कर गया, टीचर बन गया, उससे ही आगे आगे मैं बढ़ता गया। तो लिटरेचर के क्षेत्र के बीच में सबसे अधिक शुरू में जो मेरे को प्रभावित किया वो ललन राय ने किया। अच्छा। डॉक्टर ललन राय, प्रोफेसर ललन राय जी, जो शिमला यूनिवर्सिटी शिमला में यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे प्रोफेसर थे। और जो काफी अच्छे तरीके से आलोचक भी माने जाते हैं। जी जी, आपको उनका आशीर्वाद मिला। उनका आशीर्वाद जी। मिला और बड़े मतलब आत्मीयता से ढंग से, जैसे घर में हम फादर मदर से मिलते हैं उसी तरह से मेरा उनके साथ मिलना था, और उसी तरह से वो गाइड करते थे। वो मेरे साथ ले जाते थे, उनके कार उनके साथ ही उन्होंने मेरे को नागार्जुन से मिलाया। ललन राय जी जनवादी लेखक संघ जो भारत हाँ। है उससे बहुत ही गहरे से जुड़े हुए थे और उसके पदाधिकारियों में भी थे। लंबा उनका अनुभव था और क्योंकि वो शिमला में थे तो शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे देश के साहित्यकार आलोचक तरह तरह के लोग आते रहते हैं, एडवांस स्टडीज़ की वजह से भी और यूनिवर्सिटी की वजह से भी। तो उसका फ़ायदा फिर आपको एक पूरे उनसे मिलने का वो मिलता है। उनका जो एक्सपीरियंस था लिटरेचर के क्षेत्र में, वो गाइड करते रहते थे कि एक कैरेक्टर को हमने किस तरह से इसमें रखना है। और फिर रिसर्च भी वहीं से की मैंने, नागार्जुन जी पे ही रिसर्च की, उनके उपन्यासों के ऊपर ही, क्योंकि मेरे को कहानी लिखना और मेरे को ज़्यादा पसंद था कविताओं के से, तो मैं फिर कहानी लिखता गया। तो आप इसका मतलब ये है कि आपने साहित्य की पढ़ाई की सिस्टमेटिक तरीके से। जी, तो फिर साहित्य भी प्रभावित करता है बिल्कुल और लेखक भी करते हैं। तो कोई विशेष लेख ने शुरू में या कि मतलब प्रभावित तो हमेशा ही होते रहते हैं, लेकिन जो प्रेरित करता है शुरू में उसका भी कोई नाम ले सकते हैं कि ये है जो अभी तक मेरे दिमाग का हिस्सा ही बना हुआ है? क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया था और जनवादी लेखक संघ से जुड़ा ललन की वजह से, और धीरे धीरे जब मैं आगे चला तो शिव कुमार जी से मेरी भेंट हुई। शिव कुमार मिश्रा मिश्रा जो हिंदी के आलोचक थे, जी, जो पहले एक तरह सागर यूनिवर्सिटी में थे जी, मध्य प्रदेश और फिर उसके वो बाद आनंद चले गए थे गुजरात। गुजरात, तो उसके अंदर प्रोफेसर बने, वहीं से रिटायर हुए जी, और बड़े आलोचक हैं हिंदी के जिनकी अनेक किताबें हैं, विशेष तौर पर मार्क्सवादी आलोचना में बड़ा उनका नाम और प्रतिष्ठा है। जी, जी। तो उनसे जब मिला, उनके पास, अब हम यहाँ बैठे, मेरे मेरे पास पत्र हैं उनके जो मेरे को हर एक काम के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे, और वो मिले। वो उसके साथ ही इसी आने जाने में, सम्मेलनों में आने जाने से काशीनाथ जी मेरे को मिले। काशीनाथ जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो भी उसी तरह से जैसे शिव कुमार मिश्र जी मेरे को गाइड करते, क्योंकि शिव कुमार अचानक उनकी डेथ हो गई, शिव कुमार मिश्र जी की। तो फिर वो तारतम्य जो हिमाचल जो ये सब लोग वो हैं जो यूनिवर्सिटी में मिले और जो जिनका बेस हिमाचल नहीं। हाँ, बेस तो हिमाचल। हिमाचल के जो साहित्यकार हैं या जो साहित्य का परिवेश है इसके बारे में आप कुछ बताइए कि भी किस तरीके का यहाँ परिवेश रहा या हिमाचल में किस तरह का लेखन रहा भी कि नहीं रहा। जी, लोग लेखक यहाँ घूमने ही आते रहे या यहाँ के जनजीवन की जो समस्याएं हैं उसको भी बताया। हिमाचल कितना साहित्य में आया नहीं आया, मतलब पूरा परिवेश है यहाँ का पाठक है, इस पे भी आप कुछ बताएं कि भी जो आपका अनुभव है। हिमाचल का जो लेखन है कम नहीं है। हिमाचल का लेखन भी बहुत है, पर जैसे ये कहावत फिट होती है, यहाँ के दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो ऐसा ही ये है कि हम दूर के ढोलों को सुनते हैं और अपने आसपास जो
बहुत कुछ है उसको छोड़ देते हैं। अच्छा लिटरेचर यहाँ लिखा गया है। प्रोफेसर फूल जी, सुशील कुमार फूल जी इसी में लगे हुए हैं। उनकी क्वालिटी भी यही है कि वो नव युवकों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। तो और भी जैसे लोहिया जी हैं, लोहिया जी, सुंदर लोहिया, सुंदर लोहिया जी, सुंदर लोहिया होते हैं मंडी में जी। लेकिन आजकल वो स्वस्थ नहीं चल रहे जी। आजकल सुंदर नगर में ही है। अच्छा अच्छा, स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, उनको सुनाई नहीं देता। ठीक है, वो तो ये तो सबके साथ है स्वास्थ्य। 95 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन फिर भी दुरुस्त है। लेकिन अब वो लेखन उनका छूट गया है। वो भी प्रोत्साहित करते रहते हैं, मेरे को भी किया उन्होंने। तो बीच बीच मैं ऐसा नहीं, मैं जो छोटा लिखा है उससे भी सीखता हूँ कुछ। मैं उसने क्या लिखा है, क्या क्या लिखा, उससे भी सीखता हूँ। अगर उसको कुछ थोड़ा ये लगता है जो मेरे को समझ आती है तो मैं उसको भी बताता हूँ कि ये मतलब एक निरंतर लेखकों के बीच में जो संवाद होता है जी, उसके बीच में आप निरंतर एक विमर्श में शामिल है कि जी, जो अपने हाँ, लेखन की जो दुनिया है, कौन क्या लिख रहा है, जी, कौन कैसे सोच रहा है, किस प्रकार की उसकी अभिव्यक्तियाँ हो रही है। अब सलाह मशवरे, एक दूसरे के ऊपर टीका आलोचनाएं, ये तो विमर्श में यही होता है। जी, लेकिन आप पुरानों से भी जुड़े हुए हैं और नयों से भी जुड़े हुए हैं, जी, और इसीलिए शायद आपके अंदर एक ताजगी भी है और इतिहास के भी आपके उपन्यासों में चीज़ें आती हैं कि आपने ऐतिहासिक तौर पे भी कुछ चरित्रों को उठाया, विशेष तौर पे जो आपके लोकल यानी कि आपके इसी इलाके के हैं, जिनके बारे में यहीं के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि वो किस तरीके से लोक चेतना में स्थापित है, कैसे लोगों में उन चरित्रों के बारे में आदर है या क्षोभ है, कैसे वो उनको जी रहे हैं, उनकी छवियाँ कैसी हैं। तो शायद इसी वजह से कि आप पिछले से भी जुड़े हैं और आने वालों से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे कि वे जो ऐतिहासिक चरित्र है यहाँ के उपन्यासों में जो आपने लिए, तो क्या वो रहा? मैंने सबसे पहले जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखा वो रानी खैरगढ़ी के ऊपर लिखा। रानी खैरीगढ़ी, तो यहाँ कोई खैरीगढ़ी क्या चीज़ है? वास्तविक इसका नाम जो मंडी के राजा की रानी थी है, इसका वास्तविक नाम ललिता कुमारी था। ललिता कुमारी, क्योंकि ये मायका इनका खैरागढ़ था उत्तर प्रदेश अच्छा, में। तो मंडी के जो लोकल लोग हैं ललिता कुमारी ना बोल के उसको खरगढ़ी बोलते हैं। खैरागढ़ी और मैंने भी उस उपन्यास का नाम ठीक है, यानी कि जो लोक में स्थापित है हाँ, वही आपने मैंने उसी को लिया। हाँ, ठीक है। और जब मैं इसका बारे में खोजने लगा रानी खैरगढ़ी के बारे में, तो जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ एक लाइन है। अच्छा, रानी खैरगढ़ी के बारे में है लेकिन एक लाइन है। और राजा के बारे में तो पन्नों भरे होंगे। राजा के बारे में भी यानी कि नेचुरली है क्योंकि उनका राज रहा। नहीं, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं कि वो इतिहास में उपेक्षित रही, कि रानी के बारे में एक लाइन है पूरे उसमें, हाँ और जबकि वो रानी है जी, और जो रानी नहीं है उसका तो क्या होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो जनजीवन में आधा हिस्सा होते हुए फ्रेंड्स में और उसमें उनके बारे में एक ही लाइन है, जैसे आप कहें कि बहुत थोड़ा एक लाइन, मतलब ये एक लाइन लिटरली नहीं है, जी, सिंबॉलिक बात है जी, कि बहुत कम हिस्सेदारी है। जी। तो क्या आपने उनमें ऐसा पाया कि एक उपन्यास ही लिखा जाए? वास्तव में जो लिखे जाते हैं उपन्यास, जो राजा होता है उसके तो बहुत सी रानियां होती हैं। प्राचीन समय में एक राजे के इतनी रानी थी, कृष्ण के बोलते हैं कब की बात है ये? ये है 1903 की बात। 1903 यानी कि मॉडर्न जी, पिछली शताब्दी की बात है 1903 की। तो उसकी उस वक्त एक ही रानी थी खैरागढ़ी जी। खैरागढ़ी मंडी का जो पहला राजा था जो पढ़ा लिखा था। तो वो राज्य उस जो पढ़ा लिखा होते हुए भी वो राजा
अंग्रेजों की चुंगल में फंस गया। वो अंग्रेज इतने चालाक थे कि उन्होंने सोचा कि ये राजा पढ़ा लिखा है, ये कुछ कर सकता है, तो उसको शराब के नशे में ही डालते रहे। अच्छा अच्छा। और जनता को ख्याल रखो। तो रानी आ गया। ये रानी का चरित्र मैंने देखा कि इस रानी का चरित्र तो झांसी की रानी की तरह से मिलता जुलता है। रानी झांसी ने भी गोदी पुत्र लिया, इसने भी गोदी पुत्र लिया, जो राजा जोगिंदर सेन बना था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना बाद में, जिनके नाम पे एक पूरा नगर भी है, वो अलग है, जोगिंदर नगर। वो उन्हीं के नाम से है, जोगिंदर नगर। जो हाँ पूरा एक, हाँ एक उन्होंने जगह वो है, शहर है तो शहर है जोगिंदर से, जोगिंदर नगर। तो जोगिंदर को इन्होंने अपनी गोदी, जो 9 वर्ष का था उस वक्त। तो ये जोगिंदर किसके बेटे थे, यानी कि किनसे? ये उनका सेनापति था, वही मियों के खानदान से था, तो उसी को उन्होंने गोदी पुत्र ले लिया। ठीक है, क्योंकि इनके तो अपना कोई बच्चा हुआ नहीं है, तो जी। फिर वो गोदी पुत्र ले लिया। जी। अंग्रेजों ने उसका विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि रानी जो थी वो बहुत पॉपुलर थी। इसके समय में सोवा सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो लगभग अनपढ़ जैसा था, 4-5 क्लास पढ़ा होगा। तो राजा जो था वो इर्द गिर्द भ्रष्टाचारी लोगों से घिरा हुआ था, आम जनता की बात नहीं सुनता था। तो वो पहले 4 आदमी लेकर के राजा के पास गया, उनकी बात मानने के लिए। राजा ने, जो मंत्री थे भ्रष्ट, उन्होंने उसको मिलने नहीं दिया। फिर दूसरी बार, जैसा कि होता है, हाँ जैसे कि होता है, दूसरी बार 7 आदमी लेके गया, फिर भी नहीं माना। तीसरी बार 11 आदमी लेके गया, तो पुलिस वालों से उनको मार पड़ी। तो उसको जोश आया। वो उस समय 1907-8 की बात होगी, एग्जैक्ट सन मेरे को याद नहीं रहा, 7-8 के आसपास वो 20,000 आदमियों का आंदोलन लेकर के मंडी शहर में घुसा है। और आंदोलन किस बात पे था? आंदोलन था कि राजा इन भ्रष्ट आदमियों को निकालो, मतलब ठीक आदमियों को बैठाओ। मतलब ये कि जो राजा के, यानी कि जो शासन तंत्र है, उसके इर्द गिर्द जो उसके लग्गे भग्गे होते हैं, जी जी, वो शुद्ध और जनता के हितैषी होने चाहिए। और जनता राजा को एक्सेसिबल हो, जनता की पहुंच राजा तक हो, जो कि डेमोक्रेसी का बाद में एक रूप निखर के आया जी। तो ये एक तरीके से भावना ये थी उसके पीछे। मैंने ये देखा कि उस आदमी में ये क्वालिटी थी कि उसका स्वार्थ कुछ नहीं था। अगर वो चाहता तो राजगद्दी पर बैठ सकता था, वो इतना पावरफुल था उस पर। उसने राजगद्दी नहीं संभाली, राजगद्दी नहीं ली उसने। वो तो मतलब राज्य नहीं चाहता था, राज की प्रक्रियाओं की बात कर। उसने उन आदमियों को खुद जाकर के जेल में डाला, उन आदमियों ने खुद जाकर के जेल। और उसकी मदद रानी खैरीगढ़ी करती रही। उसको पता था कि ये क्या जो गड़बड़ हो रही है बीच में, ये जो तो रानी खैरीगढ़ी के बारे में जब इतनी वो लोकप्रिय है या लोगों की मानस में थी, कुछ गीत भी जरूर बने होंगे हिमाचल के जनजीवन में। रानी खैरीगढ़ी के बारे में जो गीत कोई बने तो मेरे ध्यान में नहीं है। मतलब बने होंगे तो होंगे, मतलब होंगे शायद, लेकिन अगर होते तो मैं पकड़ लेता। उनके बारे में कोई किस्से चलते होंगे? हाँ, कई किस्से चलते रहे, उन्हीं से मैंने ये सारी चीजें पकड़ी हैं। तो वो सारे उस उपन्यास का हिस्सा भी है। उपन्यास का हिस्सा है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे उपन्यास लिखने के बाद लोगों को रानी खैरीगढ़ी का मालूम चला, रानी खैरीगढ़ी ज्यादा लोकप्रिय हुई। और एक बात मैं और बता दूं कि मंडी शहर में इस वक्त रानी खैरीगढ़ी की जो मेरी किताब है वो लगभग 30% लोगों के पास है और उसको पढ़ते हैं। और यदि आप जो इसमें लेके आए बात कि एक बंदा था शोभा सिंह नाम का, और 20,000 आदमियों को लेकर के वो पहुंचा, इस आंदोलन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए कोई ना कोई और डॉक्यूमेंट्स होंगे,
आपकी कोई नॉलेज में है कि कोई शोधकर्ता, कोई और लेखक या कोई और या खुद आप कि इसको और आगे बढ़ाया जाए? आखिर एक ये मूवमेंट है, जन आंदोलन है, जी चाहे किसी भी रूप में हो, तो जो जो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं कि इस कि हिमाचल में जो आंदोलनों की जो पृष्ठभूमि है या आंदोलन की जो जिसको कहते हैं विरासत है, वो इन आंदोलनों में दिखाई दे रही है कि यदि जाएंगे तो वो ऐसे हाँ। हम लोकेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि ये आंदोलन उस आकांक्षा को अभिव्यक्त कर रहे हैं जो इस लोग चाहते थे। जी 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 जी। तो कोई आपकी नॉलेज में है कि कोई ऐसा बंदा जो इस आंदोलन के सहारे सहारे पीछे जा रहा हो? मेरे ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसमें गेस्टियर में है जो इसने आंदोलन किया 16 सिंह ने। हम्म, तो मैंने उपन्यास में लिखा, एक 99 इयर्स ओल्ड का गिरधारी नाम का मंत्र मेरे को मिला ढूंढते ढूंढते। उसने जो डडोह एक जंगल है जहाँ से ये एजिटेशन शुरू हुई, वो उसका भागीदार भी था। एक तो ये आप बता रहे हो कि रानी खैरीगढ़ी, जी। आपके उपन्यासों में कोई खैरीगढ़ी के अलावा कोई और भी आप किसी ऐसे चरित्र का जिक्र कर सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल है और आज के जनजीवन के साथ भी वो जुड़ रहा है? सिद्धू खरड़ा। ये हाँ, इसमें सिद्धू खराड़ा भी एक उनका पात्र बहुत था कमाल का एजुकेशन का, तो वो भी उस नॉवल के बीच में वर्णित है। और मेरे ख्याल आपके इसमें भी वो सिद्धू खराड़ा के उस आंदोलन के बारे में छपा है। हाँ। आपके पास इनके पास थी वो किताब, जो मैंने लिखा है उसके बारे में। लेकिन मैंने जो हिस्टोरिकल जो नॉवल लिखे हैं, सबसे पहले रानी खैरीगढ़ी, उसके बाद सिंध का गांधी, ये मंडी का रहने वाला सिंध का, जिसने स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया, ऐसा जीवन उसका रहा, मंडी का था वो। उसको लाया मैं, उसको सरदार पटेल ने उसका नाम दिया था तो सिंध का गांधी है, क्योंकि उसने 35 वर्ष सिंध में बिताए, उनकी सेवा में बताया। वहाँ वो उसका सोशल फील्ड था, उधर मंडी में नहीं था, मंडी का रहने वाला उधर सिंध में। तो उसके लिए पटेल जी ने उसका नामकरण उसको सिंध के गांधी के नाम से उसको बोला, इसलिए उस उपन्यास का नाम भी मैंने सिंध का गांधी रखा। उसके बाद एक भाई हिरदारा, जिसने जो बम बनाता था, जिसको आजीवन कारावास काला पानी में हुआ, वो ऐसी यातना उसने सही है उस आदमी ने, वो मंडी के रहने वाले लोगों को पता नहीं उसको मार के लाया मैंने। बिल्कुल। उसके बाद राजा कांगड़ा का राजा, कांगड़े के राजा की, जैसे राजा जाता था बाहर घूमने, उनको कोई अच्छी सी और दिखाई देते तो उसको ले आता था। तो ये वो शिकार करने के लिए पालमपुर की बंदला के जंगलों में जब गया राजा, तो उसको एक गद्दन दिखाई दी, वो मैरिड थी, उसको बहुत सुंदर लगी और उसको वहां से ले आया। वो ऑलरेडी मैरिड थी। राजा अपने दम पर तो उसको ले आया, लेकिन अपने उस दम पर उसको अपना नहीं बना सका। ये मेरे दर्द न जाने कोई उपन्यास है, नोखू गदन। इसी का नोखू गदन, उसका नाम नोखू गदन है। तो वो उसका, इसके बहुत से गीत है वहां पर चले कांगड़ा में, इसके जो लोक गीत होते हैं, इस गाथा के बहुत लोक गीत हैं। उसके बाद मैंने अभी जो उपन्यास गया मेरा अभी भी हाल ही में, वो जोरावर सिंह, हाँ जोरावर सिंह के ऊपर, हिमाचल का रहने वाला जोरावर सिंह, बिलासपुर में रहा, हमीरपुर में पैदा हुआ, बिलासपुर में पैदा रहा, उसका फादर बिलासपुर में थे। उसके बाद वो फौज में जब हुआ, 6.5 फुट का ऊंचा जवान, युद्ध कला में बहुत निपुण, वो ज्यों आगे आगे बढ़ता गया तो
राजा रणजीत सिंह के साथ फौज में वो दाखिल हुआ। गुलाब सिंह जम्मू का राजा था, जो उसने बनाया राजा। उसके जब उस वक्त राजा नहीं था, उसके साथ वो काम किया, तो उसकी बहादुरी से उसने बहुत सी जगह जीती, तो उसने उसको जनरल बनाया अपना। तो रणजीत सिंह वाले उसको अपने फौज का एक हिस्सा मानते थे, गुलाब सिंह उसको अपनी फौज का उसको जनरल बनाया था, इसलिए उसका नाम जनरल जोरावर सिंह था। और उस आदमी का ये है कि -48 डिग्री में लेह लद्दाख उसने जीता। आज लेह लद्दाख भारत का हिस्सा उसके कारण है, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह के कारण है। आप जम्मू में जाएंगे तो हर चौराहे के ऊपर उसका स्टैचू लगा हुआ है और लोग उसके बहुत। अच्छा, ये बात जैसे जब आपने उपन्यास में चरित्र बनाया तो जरूर ही जोरावर सिंह के बारे में कि लोग कैसा सोचते हैं, जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, कोई उनके बारे में कोई प्रचलन है कि नहीं है, कितने लोग जानते होंगे जोरावर सिंह के बारे में और ये लद्दाख वाली बात के बारे में? मैं ये बता रहा हूँ कि मैं खुद नहीं जानता था जोरावर सिंह के बारे तो मैं यही मतलब ये है कि यानी कि जो वो जिसको कहते हैं अनसंग हीरो है हमारे में। जो, कि जिनको उपेक्षित हैं जो, और जिनका योगदान बहुत ज़्यादा है, वो आपके उपन्यासों में ऐतिहासिक जो ऐसे पात्र जिनके किस्से नहीं गाए गए, जिनको हम रूटीन में याद नहीं करते हैं, विस्मृत कर दिया है हमने जी, और वो जो उनका दिया हुआ है उसको तो हम भोग रहे हैं या जी। आनंद करते हैं उसके साथ, पर जिन्होंने वो किया उनको हम हमारे जहन का हिस्सा नहीं है। ये आपके उपन्यासों में आता है। दूसरा, जितना मैंने आपका साहित्य पढ़ा है उसमें जो हिमाचल अभी भी मतलब हालांकि जो आधुनिकता है, जो बाजार है, उसके प्रभाव दूर दूर तक गए हैं। हर जगह कोका कोला तो मिलेगा ही जी। और दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी, जितनी भी बाजार की जो बुराई है सब, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल में अभी भी जो सामुदायिक जीवन है, लोक संस्कृति है, मेले हैं, देवियां हैं, अनेक चीज़ों में वो जी। जो सामूहिकता है, सामुदायिकता है, वो चीज़ें दिखाई देती हैं। वो मेले वगैरह भी आपके उपन्यासों में आ जाते हैं, ढोल ढमक्का हो जाता है, पहलवान कुश्तियाँ करते रहते हैं, कुछ कुछ होता रहता है, तो वो जीवन भी उसमें उद्घाटित होता रहता है। तो ये कैसे आप तालमेल बनाते हो कि भी दोनों चीज़ें जो है कि वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी छूटे ना और वर्तमान का जो जनजीवन है वो भी उसमें निरंतर बनाई रहे? ये दरअसल बात ऐसी है कि मेरे दिमाग में ये घूमता रहता है कि इसको समाजीकरण के साथ वर्तमान में इसको लाना है। और पता नहीं कुछ चरित्रों को मेरे को गढ़ना पड़ता है। क्या गढ़ना क्या पड़ते हैं, वो जब वो दिमाग में होता है वो अपने आप आ जाते हैं वो चरित्र। और मैं कुछ सोचता कुछ हूँ, जब मैं लिखने बैठता हूँ तो वो चरित्र मेरे को अपने आप ले जाता है उधर। वो चरित्र अपने आप मेरे को उस तरफ के ले जाता है। तो इसलिए कि मैं अपना यहाँ का जो जनजीवन है वो पूरे देश में हो, सारे जगह पर जाए। अगर ट्रांसलेटेड हो कुछ बुक्स हो रही हैं, वो सारे संसार में जाए कि एक हिस्सा हिमाचल भी है, उसका जनजीवन ऐसा है और यहाँ के लोग जो हैं वो कितने भोले भाले हैं, कितने अंदर से शुद्ध हैं, वो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ उस प्लेटफार्म के माध्यम से। लेकिन इसके साथ जो ये भी बताया मैंने कि जो बाहर की संस्कृति यहाँ आई है उससे घुल मिल करके अब वो चरित्र कुछ विशृंखल हो रहा है, वो चीज अब इसमें से हट रही है। गंगाराम राजी, सुंदर नगर, हिमाचल प्रदेश, मंडी जिला, और जो भी गंगाराम राजी जी ने बताए ऐतिहासिक उपन्यास, 400 के करीब कहानियाँ और एक लंबा अनुभव जिंदगी का 80 साल का, और सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं, जिसको भारत की
मॉडर्न कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल और एक ऐसी दुनिया चमक दमक की, उससे भी पूरी तरह से वाकिफ है। धुर गांव की उससे लेकर के और वहाँ तक का जो रास्ता है, उसके बीच में जितने भी चरित्र हैं, उसमें चाहे लोगों की आकांक्षाएं, सपने, चाहे उनकी निराशाएं और फेलियर्स, चाहे उनके संघर्ष और प्राप्तियां, वो सारी चीज़ें उनके साहित्य में परिलक्षित होती हैं, दिखती हैं। और जो सबसे बड़ी बात कि वो एक कोई शौकिया साहित्यकार नहीं है कि जब दिल में आएगा लिखेंगे, अलग से बैठ के लिखेंगे, वैसे नहीं। ऐसे ही बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही घर में चौंक तड़का लग रहा होता है और वो लिख रहे होते हैं। और एक अनुशासन के साथ निरंतरता में लेखन, जो कि एक लेखक, प्रोफेशनल लेखक का एक दायित्व है कि अपने जनजीवन को तो लेखक ही अभिव्यक्त करते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन बहुत से लेखक होने का मज़ा तो लेते हैं, पर निरंतरता में उस चीज़ को निभा नहीं पाते। पर गंगाराम राजी निरंतर लिख रहे हैं, इसलिए हर साल उनका एक उपन्यास आता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उनको ये भी नहीं है कि उपन्यासों में कोई शतक बनाना है, वो एक सार्थक है, यथार्थ पे टिका हुआ है। और उनके उपन्यास हिमाचल के जो पाठक हैं, जो लोग हैं, उनके जहन का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो इनके साहित्य के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी परंपराएं, उसकी विरासत और जो उसका भविष्य है और जो संघर्ष है यहाँ के लोगों का, उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए एक विश्वसनीय जो चरित्र चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो शोध करना चाहता है या जानना चाहता है, तो इनके साहित्य से ज़रूर गुजरे, उनको ढूंढ के पढ़ें और ऐसे ही हंसते हुए आपका वो स्वागत करेंगे जैसे हमारा स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया।